हेलो एवरीवन। इस वीडियो से पहले जो डिस्कशन हमने अभी तक डायपोल पे किया, हमने देखा कि जब भी आप एक डायपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में प्लेस करते हो तो डायपोल जो है वो एक्सपीरियंस करता है टॉर्क, और वो टॉर्क उसको अलाइन करने की कोशिश करता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो जब भी आप डायपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में प्लेस करोगे तो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा ना डायपोल। वो टॉर्क का इक्वेशन जो आपके पास होता है टाउ, इट इज इक्वल टू पीई साइन ऑफ थीटा। अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट, ये थीटा किस किस के बीच का एंगल होता है? ये थीटा आपका डायपोल मोमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल होता है। ये आपको पहले ही पता होनी चाहिए। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप डायपोल को रोटेट करना चाहते हो थ्रू एन एंगल डी थीटा, लेट अस सपोज दैट मींस आप अब यहां पर डायपोल को रोटेट करना चाहते हो अगेंस्ट द फील्ड, और किस एंगल से रोटेट करना चाहते हो? स्मॉल एंगल से, डिफरेंशियल एंगल से, दैट इज डी थीटा। आपको कुछ काम वहां पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब भी आप डायपोल को रोटेट करते हो ना अगेंस्ट द फील्ड, दैट मींस वो उसका नेचुरल पोजीशन नहीं होता है, तो आप अगेंस्ट द नेचुरल सिनेरियो जाते हो, तो इसीलिए वहां पर आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। तो अगर मैं यहां पे डायग्रामेटिकली दिखाने की कोशिश करूं, ये आपका यूनिफॉर्म फील्ड है, ये आपका यूनिफॉर्म फील्ड है यहां पे, और आपने यहां पर डायपोल को प्लेस करा हुआ है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मैं ले रहा हूं। तो आप देख सकते हो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लिया मैंने, और ये आपका डायपोल मैंने इसमें प्लेस करा हुआ है। मैं नेगेटिव यहां पे ले रहा हूं, पॉजिटिव यहां पे ले रहा हूं, और अब आपको पहले ही पता है कि पॉजिटिव पर जो फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, नेगेटिव पर जो फोर्स लगता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो फोर्स लगता है। और ये जो आपके पास दो फोर्सेस है, इनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, इसीलिए ये जो डायपोल है ये एक्सपीरियंस करेगा एक टॉर्क। और वो टॉर्क क्या करने की कोशिश कर रहा है? वो इस पॉजिटिव को नीचे लाने की कोशिश कर रहा है, नेगेटिव को ऊपर लेने की कोशिश कर रहा है। वो टॉर्क आपके डायपोल को यहां पर क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। दैट मीन्स क्लॉकवाइज रोटेशन इसका नेचुरल रोटेशन होगा। बट अगर आप यहां पर इसी डायपोल को एंटी क्लॉकवाइज लेना चाहोगे ना, तो आपको वहां पे कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, बिकॉज वो रोटेशन उसका नेचुरल नहीं होगा। तो कहने का मतलब यह है कि पहले मैं यहां पर एज्यूम करता हूं कि यह आपका थीटा इनिशियल है। अगेन आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और आपके डायपोल मोमेंट के बीच का जो एंगल है वही थीटा था। तो अभी पहले जो आपका डायपोल है ये कुछ ना कुछ इनिशियल एंगल बना रहा होगा आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, लेट दैट बी थीटा इनिशियल। फिर फर्दर आप क्या करते हो? आप इसको थोड़ा सा रोटेट करते हो थ्रू एन एंगल डी थीटा। ये देख लो, आपने इसको रोटेट कर दिया थ्रू एन एंगल डी थीटा। तो ये आपका डी थीटा एंगल के थ्रू आपने रोटेट कर दिया। तो ठीक है, अगर आपने यहां पर डायपोल को अबाउट डी थीटा रोटेट किया तो कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा ना। वो काम आप डिफरेंशियल वर्क के फॉर्म में दिखा सकते हो, और वो किसके बराबर होगा? आप लिख सकते हो कि डिफरेंशियल वर्क इन रोटेटिंग द डायपोल इट इज इक्वल टू टाउ टाइम्स डी थीटा। अगेन आपको पहले ही पता होता है कि अगर आप ट्रांसलेशन की बात करोगे, वर्क आपके पास जो होता है डिफरेंशियल वर्क, इट इज एफ डी एस, दिस इज डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट। बट अगर यहां पर मैं रोटेशनल एनालॉग की बात करूं, आपके फोर्स की जगह पे टॉर्क आ जाएगा, आपके डीएस की जगह पर क्या आ जाएगा? वो डी थीटा आ जाएगा। अच्छा, टॉर्क का इक्वेशन तो पहले ही पता है ना, पीई साइन थीटा। तो आप लिख सकते हो यहां पे कि आपका जो डी डब्ल्यू डिफरेंशियल वर्क जो आपने करा यहां पे, इट विल बी इक्वल टू पीई साइन थीटा इनटू डी थीटा। तो किसी को कहीं पे डाउट नहीं होना चाहिए। फर्दर अगर मैं बात करूं कंप्लीट वर्क के लिए, आप तो इंटीग्रेट करोगे यहां पे पीई साइन थीटा डी थीटा को। अब यहां पर आप विद रिस्पेक्ट टू थीटा इंटीग्रेट कर रहे हो, तो थीटा पर लिमिट्स आ जाएंगी। पहले आपके पास थीटा इनिशियल था, फाइनली आप डायपोल को एक फाइनल पोजीशन पे ले जाओगे, लेट दैट फाइनल पोजीशन बी दिस। तो लेट अस एज्यूम कि आपका नेगेटिव है और ये आपका यहां पर पॉजिटिव है, और ये आपके पास फाइनल पोजीशन है डायपोल का। अब आप देख सकते हो यहां पे, ठीक है, अब आप देख सकते हो यहां पर कि आपके पास जो डायपोल यहां पर है ये एक फाइनल एंगल थीटा एफ बनाएगा। आप देख लो मैं थीटा एफ कैसे दिखा रहा हूं, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आपका थीटा एफ है।
अगेन थीटा इनिशियल थीटा फाइनल विद रेस्पेक्ट टू दिस फील्ड लाइन में ले रहा हूं, तो ये चीज आपको टेक केयर करना होगा। दैट मींस लिमिट्स यहां से कहां तक लगेंगी, थीटा इनिशियल टू थीटा फाइनल। थीटा इनिशियल आपका एंगल है आपके डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का, अगेन थीटा फाइनल वो भी आपका एंगल ही होगा बिटवीन योर डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। इस चीज का आप टेक केयर करोगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर तो यही है, बट आपका डायपोल मोमेंट वेक्टर पहले ये था, तो थीटा इनिशियल, फिर फाइनली आपका डायपोल मोमेंट वेक्टर ये हो गया, तो वो आपका क्या आ जाएगा, वो थीटा फाइनल आ जाएगा। अब यहां पर इंटीग्रेट करते हैं तो वर्क तो अपनी जगह पर आएगा, W इज इक्वल टू आपका डायपोल मोमेंट, आपके डायपोल का कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म है, दैट मींस ये भी कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर। आप इंटीग्रेट साइन थीटा को करोगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा फ्रॉम थीटा इनिशियल टू थीटा फाइनल। तो आप यहां पर अगर वर्क की बात करो, अगर मैं वर्क की बात यहां पे करूं, आपका जो वर्क यहां पे आ जाएगा इट विल बी इक्वल टू P अपनी जगह पर है, E अपनी जगह पर है। यहां पर आप देख सकते हो कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन आपके पास माइनस कॉस थीटा होता है, और लिमिट्स आपके पास थीटा इनिशियल टू थीटा फाइनल। लिमिट्स यहां पर पुट कर लो, आपका पीई अपनी जगह पे, पहले यहां पर आपके पास माइनस कॉस ऑफ थीटा फाइनल आ जाएगा, फिर माइनस, दैट मींस अपर लिमिट आपने पुट करा, फिर माइनस आपके पास माइनस कॉस ऑफ थीटा इनिशियल आ जाएगा। तो थोड़ा सा अगर और इवैल्यूएट करोगे, आपका जो वर्क आएगा इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, इट विल बी इक्वल टू पीई कॉस ऑफ थीटा इनिशियल माइनस कॉस ऑफ थीटा फाइनल। क्योंकि माइनस माइनस प्लस आ जाएगा तो कॉस थीटा इनिशियल, फिर ये माइनस कॉस थीटा फाइनल, तो माइनस कॉस थीटा फाइनल, ये आपका यहां पर वर्क आ जाएगा। अब ये जो आप यहां पे वर्क कर रहे हो ना, ये वर्क स्टोर हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, मगर पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी जो आपके पास होता है, पोटेंशियल एनर्जी वो एग्जैक्टली आप विद रेफरेंस तो अभी तक जो हमने देखा कि अगर आप डायपोल को रोटेट करते हो अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहां पर कुछ ना कुछ काम आपको करना पड़ता है, और वो जो काम आपका होता है W इट इज इक्वल टू पीई कॉस थीटा आई। थीटा है आपके डायपोल का इनिशियल ओरिएंटेशन रिप्रेजेंट करता है, माइनस कॉस थीटा एफ, थीटा एफ आपके डायपोल का फाइनल ओरिएंटेशन रिप्रेजेंट करता है। अब अगर मैं बात यहां पे करूं पोटेंशियल एनर्जी की, क्योंकि अभी हमने वो डिस्कस नहीं किया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट जो है वो नेक्स्ट यूनिट तक आ जाएगा आपका। पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक रेफरेंस को चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रादर रेफरेंस पोजीशन आप बोल सकते हो। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। आपके पास एटम होता है, एटम के पास एटम में जो आपका पहला शेल होता है, फिर दूसरा शेल, फिर तीसरा शेल, फिर लास्ट में आप इनफाइनाइट जाते हो। पहले शेल में जो एनर्जी होता है इलेक्ट्रॉन का, दैट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं। तो फिर आप जब इनफाइनाइट शेल की तरफ चले जाते हो, जब आप न्यूक्लियस से बहुत दूर चले जाते हो, तो एट इन्फिनिटी आप बोलते हो कि वहां पर पोटेंशियल एनर्जी आपके इलेक्ट्रॉन का जीरो बन जाता है, और तब आप बोलते हो कि इलेक्ट्रॉन आयोनाइज हो जाता है। तो आप बोल सकते हो कि वो जो इन्फिनिटी वाला आपने पॉइंट रखा ना, वो आपने स्टैंडर्ड पोजीशन रखा जहां पर आपके फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया। वैसे ही आप डायपोल के केस में करते हो। डायपोल के केस में आप एक रेफरेंस को चूज करते हो, उस रेफरेंस पर आपके डायपोल का जो एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी, वो जीरो के बराबर होगा। और बाकी किसी भी जगह पर अगर आप डायपोल को ओरिएंट करते हो, वहां पर या तो डायपोल का पॉजिटिव एनर्जी होगा या तो वहां पर नेगेटिव एनर्जी होगा। तो दैट मींस जब आप पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करते हो ना, पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करने के लिए एक रेफरेंस को चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब डायपोल के केस में आप रेफरेंस क्या लेते हो, किस पोजीशन को आप डायपोल की किस पोजीशन को आप रेफरेंस लेते हो? आप क्या करते हो, आप बोलते हो कि आप डायपोल को परपेंडिकुलर रख लो फील्ड के, वही डायपोल का रेफरेंस पोजीशन बन जाएगा, और वहीं से आपके पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल का स्टेटमेंट बन जाता है। आप देख सकते हो, पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूं, इस स्टेटमेंट को पेन डाउन करो, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में यही स्टेटमेंट आपको लिखना है, यही स्टेटमेंट आपको पूछा जाता है। अब देख लो यहां पर, potential energy of electric dipole, it is defined as work done in rotating a dipole against the field। ये तो पहले ही पता है कि जब आप डायपोल को रोटेट करोगे against the field, you will do some work, और वो वर्क जो होगा that will be stored in the form of potential energy। मगर अब आपको इस चीज का भी ख्याल रखना है कि एक रेफरेंस पोजीशन को यहां पे डेफिनेशन में इनकॉर्पोरेट करना है। तो डेफिनेशन पूरा कंप्लीट पढ़ते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, it is defined as work done in rotating dipole against the field
फ्रॉम इट्स पोजिशन when it is perpendicular to the field। आ गया ना डेफिनेशन में रेफरेंस पोजीशन। तो आपको यहां पर दिमाग में रखना है कि आपका जो फॉर एग्जांपल जीरो पोटेंशियल एनर्जी होगा डायपोल का, वो किस एंगल पे होगा, जब आपने डायपोल को 90 डिग्री पे रखा होगा विद रिस्पेक्ट टू फील्ड। फिर आप डायपोल को क्लॉकवाइज घुमाओ या एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, आप देखोगे कि वहां पर या तो पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी या तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी। कहने का मतलब आपको थीटा इनिशियल क्या रखना है, थीटा इनिशियल 90 रख देना है, और थीटा फाइनल वो तो आप तक डिपेंड करेगा कि आप डायपोल को क्लॉकवाइज घुमाओगे कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे। तो एक बार और डेफिनेशन पढ़ता हूं। Potential energy of an electric dipole, it is defined as work done in rotating a dipole against the field from its position when it is perpendicular to the field to any given orientation। और वो given orientation आपका थीटा f होगा, जिसको आप थीटा से रिप्रेजेंट करते हो। तो अगेन यहां पर जो आपके पास ये परपेंडिकुलर वाला पार्ट है, इसका मतलब है कि आपको थीटा इनिशियल यहां पर 90 डिग्री लेना पड़ेगा, और ये जो आपके पास गिवन ओरिएंटेशन है, इसका मतलब है कि आपका जो थीटा फाइनल होगा ये आपका थीटा होगा, और थीटा आपका सिंपली कोई भी एंगल होगा विद रिस्पेक्ट टू द परपेंडिकुलर। तो इस चीज का आपको टेक केयर करना है। अब यहां पर अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं, तो आपका जो वर्क का इक्वेशन है पीई अपनी जगह पे रहेगा। आपके पास यहां पर cos थीटा आई, तो ये बन जाएगा cos 90 डिग्री, माइनस आपके पास यहां पर cos थीटा एफ, ये बन जाएगा cos ऑफ थीटा। और ये थीटा यहां पे रिप्रेजेंट क्या करता है, आपका गिवन ओरिएंटेशन रिप्रेजेंट करता है, डायपोल का फाइनल पोजीशन रिप्रेजेंट करता है यहां पर आपका थीटा। तो कंटिन्यू करता हूं, यही वर्क जो आपके पास होगा, it will represent your potential energy। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू होगा U, इट इज इक्वल टू आपके पास P अपनी जगह पर, E अपनी जगह पर, और यहां पर आपके पास माइनस cos थीटा, बिकॉज cos 90 जीरो होता है, इसका वैल्यू आपका जीरो आ जाएगा, तो आपके पास यहां पर माइनस cos थीटा रहने वाला है। तो अगर मैं यहां पर पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, इट विल बी माइनस पीई कॉस थीटा। अच्छा, आपको पहले ही पता है कि P आपका डायपोल मोमेंट वेक्टर है, E आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। आप U को लिख सकते हो ना, इट इज इक्वल टू माइनस P वेक्टर मॉड, यहां पर लिख सकते हो ना E वेक्टर मॉड, और आप लिख सकते हो ना cos थीटा। ये तो डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट बन रहा है ना, दैट मीन्स आपका पोटेंशियल एनर्जी होगा माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर। अभी तो ये हम डेफिनेशन वाइज जा रहे हैं, तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी होगा। अब यहां पे अगेन मैं केसेस को डिस्कस कर सकता हूं, मैं थीटा इक्वल टू 0 रख सकता हूं, मैं थीटा इक्वल टू 90 रख सकता हूं, मैं थीटा इक्वल टू क्या रख सकता हूं, 180 रख सकता हूं, और मैं हर एक ओरिएंटेशन को डिस्कस कर सकता हूं। चलो वो डिस्कस करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूं, ये इक्वेशन हमने देखा, ये आपके पास U इज इक्वल टू पी कॉस थीटा है। अब चेक करते हैं, इसके कुछ केसेस देखते हैं। पहला केस आपके पास केस 1, आपका थीटा यहां पर 0 डिग्री के बराबर ले रहा हूं, तो cos 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। आपको जो u मिलेगा इट विल बी इक्वल टू माइनस पीई, और cos थीटा की जगह पे 1 आ जाएगा, तो u का वैल्यू आपके पास आ जाएगा माइनस पीई, और ये वैल्यू आपके पास मिनिमम वैल्यू होने वाला है, क्योंकि नेगेटिव है ना, मिनिमम वैल्यू होने वाला है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायग्रामेटिकली देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। देख लो, मतलब यहां पर ये है कि आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और आपका जो डायपोल का ओरिएंटेशन, इनिशियल ओरिएंटेशन है, वो तो 90 पे होने वाला था, तो वो तो 90 पे ऐसे होने वाला है, ऐसे 90 होने वाला है। तो अभी तक डाउट होना नहीं चाहिए। और फिलहाल के लिए मैं ये नेगेटिव ले रहा हूं, मैं ये पॉजिटिव ले रहा हूं, तो डायपोल मोमेंट वेक्टर आपका ये होने वाला है। अब आप क्या कर रहे हो, आप ये तो इनिशियल ओरिएंटेशन है, फाइनल ओरिएंटेशन आप 0 पे लेना चाहते हो। 0 का मतलब क्या होगा, आप डायपोल को ऐसे लेना चाहते हो, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, प्रोवाइडेड फील्ड का डायरेक्शन यही होगा, फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। दैट मींस आपने यहां पर रोटेट करा, रोटेट करने पे आपने यहां पर डायपोल मोमेंट इस तरीके से लाया कि डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल हो गए, आपका फाइनल ओरिएंटेशन आपने 0 बना दिया। तो वही तो मैंने यहां पे लिया, थीटा आपका 0 आ गया। तो समझो, आपने इस ओरिएंटेशन से इस ओरिएंटेशन में डायपोल को लाया, तो आपने वहां पे जो भी काम किया, आप देख रहे हो कि जो भी काम आपने वहां पे किया वो नेगेटिव के स्टाइल में आ रहा है। नेगेटिव का मतलब क्या होगा कि एक्चुअल में आपने काम नहीं किया, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने खुद काम किया।
आपने काम नहीं किया। ये क्योंकि डायपोल का खुद से अपना टेंडेंसी रहता है ना कि वो फील्ड के डायरेक्शन में आ जाए, तो एक्चुअल में ये नेगेटिव का मतलब है कि आपने नहीं काम किया, डायपोल खुद ब खुद आ गया, ये वो नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहला केस आपके पास ये आ रहा है, समझने की कोशिश करो। चलो केस 2 मैं लेता हूं। केस 2 मैं बोल रहा हूं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। दैट मीन्स कि डायपोल को मैंने मूव करा ही नहीं, क्योंकि मुझे तो स्टैंडर्ड पोजीशन से रोटेट करना है। तो स्टैंडर्ड पोजीशन तो ये है, तो अगर 90 आपका स्टैंडर्ड पोजीशन है, अब आप यहां पर फाइनल पोजीशन भी स्टैंडर्ड पोजीशन ही रखो। दैट मीन्स आप डायपोल को मूव ही मत करो, तो वो होगा ना। तो अगर आप डायपोल को मूव ही नहीं करोगे, दैट मींस आपका यहां पर डायपोल क्या एंगल बना रहा है फील्ड के साथ, 90 डिग्री बना रहा है। दैट मींस इनिशियली डायपोल 90 पे था, फाइनली डायपोल 90 पर ही है। दैट मींस डायपोल को आपने मूव ही नहीं करा। अगर डायपोल को आप मूव ही नहीं कर रहे हो, कुछ काम ही नहीं हुआ, कुछ पोटेंशियल एनर्जी ही वहां पे नहीं आ जाएगा, तो आप देख सकते हो कि थीटा इज इक्वल टू 90 पे, थीटा इक्वल टू 90 पे आपका कॉस 90 डिग्री जो होता है वो तो 0 के बराबर होता है। आपका u जो यहां पर है वो 0 के बराबर आ जाएगा। तो ये तो रेफरेंस पोजीशन बन गया ना 90 डिग्री। डायपोल का 90 पे होना, दैट मींस डायपोल का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, 0। रेफरेंस पोजीशन पे आपके सिस्टम का एनर्जी क्या होता है, 0। इलेक्ट्रॉन का इंफिनिटी पे कितना पोटेंशियल एनर्जी, 0, क्योंकि इंफिनिटी उसका रेफरेंस पोजीशन वहां पे कहलाता है एटम में, अगर मैं बात करूं। वैसे ही डायपोल का रेफरेंस पोजीशन क्या होगा, डायपोल को फील्ड के परपेंडिकुलर रख दो, वो उसका रेफरेंस पोजीशन बन जाएगा। लास्ट केस की अगर मैं बात करूं, केस 3 की, केस 3 की अगर मैं बात करूं, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। कॉस 180 किसके बराबर होता है, वो -1 के बराबर होता है। देख लो, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। दैट मींस 180 डिग्री का मतलब कि आप यहां पर डायपोल को इस स्टाइल में लाने की कोशिश कर रहे हो। इसका मतलब होता है 180 का एंटी पैरेलल। दैट मींस आपका डायपोल मोमेंट वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल यहां पर आने वाला है। एंटी पैरेलल के वक्त आपके पास यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू होगा, u इज इक्वल टू माइनस पीई अपनी जगह पर, cos 180 का वैल्यू -1 है, आपका जो यहां पर u का वैल्यू आ जाएगा इट विल बी पीई, और ये आपके डायपोल का मैक्सिमम एनर्जी होने वाला है। अब समझो यहां पर मैं बहुत कुछ इंपॉर्टेंट यहां बोलने वाला हूं, आराम से देखते जाओ। जब आपके पास यहां पर p वेक्टर कोलिनियर था आपके e वेक्टर के साथ, अगेन अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हुआ है पहले वो देख लो। जब आपका p वेक्टर कोलिनियर होता है e वेक्टर के साथ, यहां पर टॉर्क आपका 0 होता है मैग्नीट्यूड वाइज, और यहां पर आपका जो पोटेंशियल एनर्जी आपको मिल रहा है इट इज मिनिमम। मैं u इक्वल टू मिनिमम लिखने वाला हूं, मुझे वैल्यू नहीं लिखना है, मुझे बस u इक्वल टू मिनिमम लिखने वाला हूं। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, जब आपका यहां पर p वेक्टर एंटी पैरेलल होता है e वेक्टर के, तब अगेन आपका यहां पर जो टॉर्क होता है, अगेन जब आपका टॉर्क वहां पे होता है 0 होता है। बट यहां पर जो आप देख रहे हो u का वैल्यू मैक्सिमम आपको मिल रहा है pe के बराबर, तो u का वैल्यू आपको मैक्सिमम मिल रहा है। अब समझो, यहां पर टॉर्क का वैल्यू 0, फोर्स का वैल्यू 0 होता ही होता है डायपोल के केस में। जब आप डायपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में प्लेस करते हो, नेट फोर्स ऑन डायपोल इज 0, और यहां पर अब आपका टॉर्क भी 0 है और टॉर्क भी 0 है। अगर इस केस में आपका टॉर्क 0 है, दैट मींस आपका डायपोल इक्विलिब्रियम में है, और साथ साथ में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। आप बोल सकते हो आपका डायपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, आपका डायपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि जब आपका डायपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे वो एसएचएम दिखाएगा। दैट मींस स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में हम एसएचएम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो बहुत छोटा होने वाला है, उसमें मैं सीधे दिखाऊंगा आपको कि डायपोल जो है वो एसएचएम दिखा सकता है, प्रोवाइडेड कि आपको पहले डायपोल को पैरेलल रखना होगा टू इलेक्ट्रिक फील्ड। डायपोल सिंपली कोलिनियर होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इस चीज का आपको टेक केयर करना होगा। दूसरा पार्ट देख लो, एंटी पैरेलल के केस में टॉर्क 0, दैट मींस अगेन आपका जो डायपोल होगा वो तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, सॉरी इक्विलिब्रियम में होगा, बट पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होने का मतलब स्टेबल सिस्टम नहीं होने वाला है, तो यहां पर आपके पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होने वाला है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होने वाला है।
आपने माउस ट्रैप देखा होता है। माउस ट्रैप में क्या करते हो आप, वो माउस ट्रैप में आप सिंपली देखते हो कि जो उसका कॉइल होता है ना, आप उसको 180 पे रखते हो। जो ही वहां पे माउस फुट अपना फॉर एग्जांपल वहां पे इंट्रोड्यूस करता है केज में, सिंपली वहां पर वो जो कॉइल है वो सिंपली आप देखते हो कि वो 180 डिग्री पे रोटेट करता है और उसका जो फुट है वो वहां पे ट्रैप हो जाता है। कहने का मतलब वो आपके पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का सबसे अच्छा एग्जांपल है। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आप बॉडी को इक्विलिब्रियम में तो लाते हो, बट आप उसको एक ऐसे स्टेट में रखते हो कि हल्का सा आपने उसकी ओरिएंटेशन या उसके कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करा ना, आप देखते हो कि अब्रप्टली वो उस वापस उस ओरिएंटेशन में तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, वो स्टेबल ओरिएंटेशन की तरफ जाने की कोशिश करता है, और ऐसे इक्विलिब्रियम को आप अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हो। अब ये वाला जो पार्ट आपके पास है ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाला पार्ट है। फर्दर देख लो, फर्दर देख लो, आपके पास u जो है इट इज माइनस पी कॉस थीटा, माइनस पी कॉस थीटा। जब आपके पास 0 डिग्री एंगल था तो माइनस पी था ना आपके पास। तो देख लो मैं यहां पे एंगल ले रहा हूं, तो मैं थीटा यहां पर ले रहा हूं। तो पहले जब आपके पास 0 डिग्री था थीटा का वैल्यू, आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू था वो माइनस पी था। ये देख लो, सिंपल। फिर आप 90 डिग्री पे गए, 90 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू 0 हो गया, दैट मींस आप यहां पर 90 डिग्री पे चले गए, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू 0 हो गया। पहले पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू माइनस पी था। फिर फर्दर अगर बात करूं, फिर आप 180 पे चले गए। जब आप 180 पे यहां पर जा रहे हो, देख लो, जब आप 180 पे यहां पर गए, आप देख रहे हो कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, वो मैक्सिमम हो रहा है। तो दैट मींस अगर आप यहां पर ग्राफ की बात करोगे, पोटेंशियल एनर्जी 180 पे आपका मैक्सिमम गया प्लस पी, और वो पॉइंट आप यहां पे लोकेट कर सकते हो प्लस पी। एक बार और देख लो, 0 डिग्री पर आपका एनर्जी जो था वो मिनिमम था, दैट वाज माइनस पी। फिर आप 90 पे गए, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 था, तो यही पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा। फिर आप 180 पे गए, 180 पे आपका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम पी चला गया, वो ये वाला पॉइंट हो गया। इन सिंपली आपका कोसाइन का ग्राफ है ना, क्योंकि आप इक्वेशन देख लो कोसाइन है ना, तो आप यहां पर एक कर्व को ड्रॉ कर दो। ये आपका ग्राफ आ जाएगा, ये आपका ग्राफ आ जाएगा डाइपोल के लिए, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ आ जाएगा, क्योंकि आपने पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू थीटा देख लिया। तो आप अगेन देख सकते हो कि यहां पर आपके पास, अगर आप इस पॉइंट को थोड़ा डिस्प्लेस करोगे, लेट अस एज्यूम, आप ये देख लो, ये आपके पास बाउल जैसा है। अगर आप एक पॉइंट को यहां से यहां डिस्प्लेस करते हो, इस पर एक रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा या रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, वो इसको वापस लाने की कोशिश करेगा। बट यहां पर अगर आप फॉर एग्जाम्पल इस बॉल को अगर आप यहां डिस्प्लेस करोगे, एक बार ये बॉल नीचे चली जाएगी, ये वापस खुद ब खुद ऊपर नहीं जा सकती है। दैट मींस 180 डिग्री आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, और जो आपका यहां पर 0 डिग्री है ये आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो कहने का मतलब ये पॉइंट आपका यहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और ये पॉइंट आपका यहां पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा, थोड़ा आइडिया आपको एनर्जी का मिल गया होगा, और आप इस एनर्जी को लिख सकते हो, इट इज इक्वल टू माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप इसको एज अ डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर एक्सप्रेस कर सकते हो। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि जब आप डाइपोल को मतलब कोलिनियर रखते हो विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, आपका जो डाइपोल होता है उस पर नेट फोर्स 0 होता है, नेट टॉर्क उस पर 0 होता है, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। दैट मीन्स अगर वहाँ पर आप हल्का सा डिस्प्लेस करोगे ना डाइपोल को, वो वहाँ पर आपका डाइपोल वापस अपनी ओरिजिनल ओरिएंटेशन पे जाने की कोशिश करेगा, मीन पोजिशन पे जाने की कोशिश करेगा, विच विल रिजल्ट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। बट यहाँ पर फर्दर हमने देखा कि अगर आप डाइपोल को प्लेस करते हो एंटी पैरेलल विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, आपके डाइपोल पे नेट फोर्स 0, नेट टॉर्क 0, मगर आपका डाइपोल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। डाइपोल को थोड़ा सा आप वहां पर अगर डिस्टर्ब करोगे, आपका डाइपोल वापस उस ओरिएंटेशन में बिल्कुल भी नहीं चला जाएगा। यहां पर आप कोसाइन के स्टाइल का ग्राफ देख रहे हो, ये आपके पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू थीटा है, ये आपका ओरिएंटेशन है, और ये ओरिएंटेशन यहां पर हमने पहले ही डिस्कस करा हुआ है। तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल था। नेक्स्ट वीडियो में मैं यहां पर सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करने वाला हूं, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन तो यहां पर आ गया क्योंकि हमें स्टेबल इक्विलिब्रियम पे पहुंच गए। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि वहां पे सिंपल हार्मोनिक मोशन का केस बनता ही बनता है। तो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का केस नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आज के लिए इतना काफी, टेक केयर।